तो लाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये किसी विषय से लिया हुआ टॉपिक नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो सकती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूपीएससी के एग्जाम में और जो अभी तक आपने कॉलेज के एग्जाम दिए हैं उसमें और इन एग्जाम में डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछूं ना। देखिए, जो यूपीएससी का एग्जाम है ना, अगर आपने कॉलेज के एग्जाम की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम के पास आपके पास एक अनलिमिटेड स्पेस होता है। आपको बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, 20 नंबर के, 25 नंबर पे। आपके 5-5 पेजेस आपको दिए जाते हैं, इवन एक्स्ट्रा शीट्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है ना, होता है ना यही चीज। लेकिन यूपीएससी में शब्दों की एक सीमा है, ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पर 150 वर्ड्स का है क्वेश्चन और 250 वर्ड्स के क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन है। टोटल 20 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न 150 वर्ड के हैं, 10 प्रश्न 250 वर्ड्स के हैं। 150 वर्ड्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम 3 छोटे छोटे पैराग्राफ, ठीक है। और अगर मैं 250 वर्ड की बात करूं तो मैक्सिमम 5 छोटे छोटे पैराग्राफ, ठीक है। ये यूपीएससी ने आपकी सीमा तय की है। एक चीज और है, इन दोनों को करने के लिए आपके पास समय की एक सीमा है, 3 घंटे। 3 घंटे में आपको लगभग 20 सवाल करने हैं। आपके पास समय, आप मान के अगर एवरेज लगा के देखेंगे तो 9 से 10 मिनट का समय एक प्रश्न के लिए है। और सीमा क्या है? 150 वर्ड या 250 वर्ड। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत स्पेसिफिक हो गया ना ये। कॉलेज के एग्जाम में ये नहीं था, ना ही यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा शीट देगा। उसने जो उसने जितनी स्पेस बना रखी है क्वेश्चन शीट में उतना ही होगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता कि आप एक्स्ट्रा शीट की डिमांड कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता यूपीएससी मेंस में। अब अगर ये हो गया है, अगर इतनी चीजें हैं, तो आप यहां से समझिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी टॉपिक की मैक्सिमम रेलिवेंस क्या हो सकती है, समझिएगा। यहाँ पे प्रीलिम्स है, कोई भी एक टॉपिक है प्रीलिम्स को, ईवीएस रिजर्वेशन को लेकर हम लोगों ने बात की है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस को लेकर। मान लीजिए वही क्वेश्चन है, रेलिवेंस कितनी हो सकती है? कोई भी एक सवाल, या तो एक सवाल पूछा जाएगा या दो सवाल पूछा जाएगा। तो अगर एक सवाल पूछता है तो 2 नंबर, अगर दो सवाल एक टॉपिक पर पूछता है तो 4 नंबर। ये तो नहीं है ना कि यूपीएससी एक ही टॉपिक में 5 सवाल पूछ ले, 10 सवाल पूछ ले, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर सिचुएशन है ये। तो 2 सवाल 2 नंबर या 4 नंबर, प्रीलिम्स में किसी एक टॉपिक की रेलिवेंस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। मेंस में किसी एक टॉपिक की रेलेवेंस कितनी है? या तो एक सवाल या फिर 2 सवाल। अगर सवाल कहीं ना कहीं पर 10 नंबर का है, अगर 10 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर की रेलेवेंस हो गई। अगर सवाल जो है आपका 15 नंबर का है तो 15 नंबर की रेलेवेंस हो गई, ठीक है। या फिर अगर 2 सवाल पूछे जाते हैं तो दो में अगर आप देखेंगे तो 20 नंबर, और इधर से आप देखेंगे तो 30 नंबर, ठीक है। अगर मेंस में किसी एक टॉपिक पर 2 सवाल 10 नंबर के आते हैं तो मैक्सिमम 20 नंबर आ सकते हैं, 20 नंबर तक जा सकते हैं। और अगर 2 सवाल 15 नंबर के आते हैं सिमिलर टॉपिक पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है, अगर आप जाएंगे तो कितने, 30 नंबर। और उसके अलावा टॉपिक पूछा जाएगा इंटरव्यू में, मान लो, है ना। आप मुझे एक चीज बताएंगे, इंटरव्यू की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बोर्ड जो है उस टॉपिक पर कितनी ज्यादा लंबी डिस्कशन आपसे करता है, उसको छोड़ दीजिए। आप प्रीलिम्स और मेंस की हम लोगों ने बात की। अब एक टॉपिक की रेलिवेंस ये है, या तो प्रीलिम्स से 2 नंबर का पूछा जाएगा या 4 नंबर का, या फिर मेंस में 20 या 30 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर मैं तो कहता हूं जो अगर स्पेसिफिक आप समझेंगे ना तो या 10 नंबर या 15 नंबर। क्योंकि भूस्खलन जो है, जो लैंडस्लाइड्स है, 2021 में 2 बार पूछा गया, एक बार पेपर 1 में और एक बार पेपर 3 में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, है ना। तो उसकी रेलिवेंस इसलिए थोड़ी सी बढ़ गई थी। उसके अलावा रेयर होता है कि यूपीएससी एक ही टॉपिक पर 2 बार सवाल पूछे, बहुत कम होता है ऐसा, है ना। तो इतनी स्पेसिफिक चीजें हैं, तो किसी एक टॉपिक पर पीएचडी करने का कोई मतलब है क्या? अब मैं आपको ये चीजें क्यों बताया हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कल एक बच्चे का कॉल आया और उन्होंने ये बोला कि सर, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, हम लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, आपकी वीडियो भी देख ली है, बट क्या इससे ज्यादा जानने की जरूरत है क्या उसके बारे में, और डीप में जानने की जरूरत है? ईवीएस के बाद ईडब्ल्यूएस को लेकर और ज्यादा नोट्स बना के रख लूं मैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। अब यहां से समझिए आप, ठीक है ना। अभी तक मुझे लग रहा है कि इतनी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं, तो फिर आप मेरा जो माइंडसेट है उसको आप समझ नहीं पाए हैं। आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इतना किसी भी टॉपिक में पीएचडी क्यों करनी है, आपको नॉलेज क्यों इतनी एक्स्ट्रा लेके रखनी है जब आप एग्जामिनेशन में उसको लिख ही ना पाए। एग्जामिनर के पास आपकी 9 शीट्स जाएंगी जो आप मेंस में लिखोगे,
उन्हीं नोट शीट्स के बेसिस पे वो आपको जज करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, गवर्नमेंट के पक्ष में है, विपक्ष में है, या आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, विश्लेषण का स्तर क्या है ना। और उसकी उसने सीमा फिक्स कर रखी है। अब पढ़ते रहिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर बहुत एक्स्ट्रा, आप उसके 10 पेज के नोट्स बना के रख लीजिए, 20 पेज के नोट्स बना के रख लीजिए, काम आएंगे क्या वो? किसी भी टॉपिक के साथ भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी है क्या? इमोशनल होके उसके बारे में बड़े बड़े नोट्स बना के रखते चले जाइए। अरे एक टॉपिक कंप्लीट करिए, आगे बढ़िए, दूसरे टॉपिक पर बात करें ना, दूसरे टॉपिक के नोट्स बनाए। ये होना कि किसी एक टॉपिक पर 10 पेजेस के नोट्स हैं, ये ज्यादा बेटर है, या उन्हीं 10 पेजों में 5 से 6 टॉपिक के नोट्स हैं, वो ज्यादा बेटर है? सोच के देखिए खुद आप। और हमें यूपीएससी में स्पेसिफिक होना है, आधे आधे पेज में आपके इतने सारे नोट्स हो, एक टॉपिक कंप्लीट हो आधे पेज में, वो आगे मैं चल के बताऊंगा कि रिफॉर्मिस्ट नोट्स कहते हो कैसे होते हैं। क्योंकि हमें मेंस के लिए, अगर मान लीजिए मेंस के लिए हमें 20 सवाल करने हैं ना किसी एक पेपर में, 20 सवाल, तो हमारे पास लगभग 150 क्वेश्चन का मटेरियल होना चाहिए। हमारी एक लेंथ होनी चाहिए कि हाँ 150 मैक्सिमम उस साल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके 150 नोट्स हमारे फॉर्म में होने चाहिए। और आधे आधे पेज में अगर एक टॉपिक कवर होगा तो छोटा सा एक रजिस्टर बनेगा पहले पेपर को लेकर, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। उसी को तो रिवाइज कर सकते हैं ना लास्ट में मीन्स में जाके। अब एक टॉपिक पर इतना लेंदी लिख लेंगे, फिर उसको लेकर परेशान होते रहेंगे सर अब इसका इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखें, है ना। तो आपको उतना ही ज्यादा, उतना ही पढ़ना है जितना आप उसको यूपीएससी में उसका कहीं ना कहीं पर यूटिलाइजेशन कर सकें। जब आप मेंस में जाएंगे, मैं कई बच्चों को बार बार ये बोलता हूं कि मेंस के जब एग्जाम देने जाएंगे ना, आपके पास एक बॉल पेन होगा, आप खुद होंगे जिसमें आपका दिमाग शामिल होगा, बस। अगर उसमें कोई जंग है ना, आपके पेन की और आपके दिमाग की है। आपकी पहले की पढ़ी हुई किताबें बड़े व्यापक पैमाने पर नॉलेज और रटा हुआ कंटेंट ना, हो सकता है वहां पर कुछ भी याद ना है। तो जो नॉलेज आपके पास रखा हुआ है उसको यूटिलाइज करके यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक मैं बार बार बोलता हूं, ये सीखिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा को हैंडल करने के लिए। जब यूपीएससी का मेंस 2022 हुआ, मैंने पांचों पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किए। एसए का पेपर, 4 जनरल स्टडी का पेपर, इतनी ज्यादा मेहनत मैंने उसमें लगाई, उसका मतलब क्या था? उसका कोई इंपॉर्टेंस था या नहीं था? उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ ये था, जो नॉलेज आपके पास है उसको यूटिलाइज करके वहां पर पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो। तो आपको समझना है, ये टॉपिक वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि देखिए अगर आप मेरा माइंडसेट नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के तैयारी करती हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि आप 3 पैराग्राफ पूछे 3 पैराग्राफ ही लिख लें, नहीं, थोड़ा सा एडिशनल हो जाओ, है ना। अगर तीन का हमें पता है एक टॉपिक इस तरह से पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 2 पेज लिख लो उस पे। अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम 2 पेज, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसी में अच्छे से शॉर्ट्स करके नोट्स बना के रख लो, कितने पॉइंट्स है, कितनी चीजें, किस तरह से शुरू करेंगे, किस तरह से एंडिंग करेंगे, माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलते फिरते सोच लो कि अगर ईडब्ल्यूएस पर यूपीएससी पूछेगा, कल बताया था ना मैंने कि क्या बोलोगे लास्ट में। तो आपको ये सोचना है कि हाँ किसी टॉपिक का कंक्लूजन मैं कैसे कर सकता हूँ, किसी चीज को, रिजर्वेशन को लेके मैंने बात की थी कि आपका मत पूछ ले यूपीएससी सीधा एग्जाम इंटरव्यू में पूछ ले आपसे कि आपको क्या लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या बोलोगे फिर? एकदम से थोड़ी ना ये बोलने लग जाओगे कि पक्ष में बोलने लग जाओ कि नहीं होना ही चाहिए, या फिर विपक्ष में हो जाओ कि नहीं नहीं सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ 10 साल से, मैं क्या करूं, रिजर्वेशन ही सबसे बड़ी कारण है उसके लिए। ऐसा ऐसा माइंडसेट तो नहीं रखोगे ना आप। तो इसलिए जरूरी ये है, एक तो स्पेसिफिक हो, वो एक चलते फिरते ये माइंडसेट बनाओ हर क्वेश्चन को लेकर कि इसका कंक्लूजन क्या रखना है मुझे, क्या यूपीएससी की तरफ मुझे एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है, एक भविष्य का एक कहीं ना कहीं पर मार्गदर्शन देते हुए चले जाना, आंसर को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर देना है ना। उसी चीज को लेकर हम लोग आंसर राइटिंग सेशन जो हर संडे को लाना अभी शुरू करेंगे, हर संडे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 11 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं। धीरे धीरे हम आंसर राइटिंग को जीरो से शुरू करते हुए एडवांस के लेवल पर ले जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी सेगमेंट है यूपीएससी का वो। तो अभी मुझे लगता है कोई भी बच्चा इस चीज को लेकर उलझन में ना रहे कि सर अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम लोग रिसर्च करने बैठ जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आप उतना भी पढ़ के याद रख के पॉइंट्स लिख आएंगे ना एग्जामिनेशन में, तब भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो उतना, क्योंकि एक टॉपिक थोड़ी ना है, एक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, कितने 9 पेपर हैं। 9 पेपर में आप देखेंगे कितने सारे सब्जेक्ट हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो याद रखनी है। इंसान हो, मशीन थोड़ी ना हो कि एकदम से कोई कमांड डालोगे और सब कुछ सेव स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी है याद करने की, इसलिए उसको उतना ही उस पर प्रेशर डालो जितना याद रख सको। बाकी चीजें बिल्कुल यूजुअल और बिल्कुल रिलैक्स माइंड में अपने आप को समझाने की कोशिश करो, है ना। कितने सारे पॉइंट्स आपके निकल सकते हैं अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ी। कई बार मैं आपको लंबी लंबी डिस्कशन हमारी होती है तो क्या चीजें मेरे सामने लिखी हुई थोड़ी ना पड़ी हुई है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
मेरे माइंड में है वो चीजें, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर रखा है। ये टॉपिक हो सकता है, इससे ये लिंक हो सकता है, इससे ये चीजें यहाँ पर जुड़ सकती हैं। तो इस पर ज्यादा काम करना है रादर देन किसी एक टॉपिक के साथ इमोशनल होके बैठ जाओ, उसी के बारे में दिन रात पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। इस पीएचडी का, इस नॉलेज का, अब मैं हमेशा कहता हूं पहले दिन से ही, नॉलेज लेने के लिए आपके पास जिंदगी पड़ी है, ले लेना बाद में। अभी मुझे सिलेक्शन लेके दिखा दो बस। अभी के लिए मुझे भी मत दिखाओ, अपने परिवार को, अपने माता पिता को सिलेक्शन लेके दिखा दो बस। आए हो कहीं पर तैयारी के लिए निकले हो, या अपना सब कुछ कहीं ना कहीं पर घर का एक ध्यान आपने हटाया है, अपना समय दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, सिलेक्शन। अदरवाइज कोई चीज नहीं, किसी भी चीज पर आप समझौता नहीं करेंगे इसको लेकर। कहीं मत करिए आप डिलाइट आईएएस में तैयारी, किसी एक टॉपिक में किसी भी बड़ी संस्थान में जाइए, बट बात एक ही करेंगे उनसे कि सिलेक्शन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई समझौता नहीं इस बात पर कि आपका कोचिंग लेके हम 2 साल 2.5 साल लेकर बैठ जाएं और उसके बाद हमें कुछ नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कहां से तैयारी शुरू कहां पर खत्म। कई बार मैं सख्त शब्द मेरे इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है, लगातार फेस किया है, किस तरह से भटकाव में बच्चे आज इधर से उधर घूम रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई अपनी तैयारी को स्पेसिफिक करने वाला नहीं है। पढ़े जा रहे हैं 10-10 मैगजीन मंथली, क्या मतलब है उसका? यूटिलाइज कर पाओगे उसको? किसी भी एक संस्था की 250-300 पेज की मैगजीन है, क्या पढ़ उसको पढ़ के शॉर्ट करोगे तभी तो लिख पाओगे ना वहां पे। प्रैक्टिकली तो सोचो थोड़ा, थोड़ा ये तो सोच के देखो इसको यूटिलाइज होगा कि नहीं पेपर में ये। अब बच्चे हैं, योजना है, मान लीजिए एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन है, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की ऑफिशियल मैगजीन है, कभी पढ़ के उसको पढ़ लिया, खरीद के घर पर उसको भरते चले जा रहे हैं, बल्क में उसकी मैगजीन रख ली, कभी पढ़ने लगे, 1-2 पेज से ज्यादा पढ़ा नहीं। कितने सारे लोग आप में से होंगे जिन्होंने योजना कंप्लीट की होगी। अच्छा, क्या योजना कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट है? एक बार में पढ़ने से बिल्कुल आप रोबोट हो जो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा सब कुछ, या उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में निकालोगे? कई लोग इकोनॉमिक सर्वे की समरी ले आते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं, पढ़ दिया समरी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ो, बट क्या पूरी समरी याद रहेगी क्या आपको? उसको तब्दील तो करो ना कुछ नोट्स में, जो आपकी सीम जिसको रिवाइज करोगे बार बार, और उसमें से कुछ, जैसे आपने कोई भी टॉपिक है उसका जब नोट्स बनाओगे तो वो टॉपिक एक स्पेसिफिक हो जाएगा, उसमें से भी सिर्फ 40 से 50% याद रहेगा एग्जामिनेशन में। मान लीजिए किसी टॉपिक पर 20 पॉइंट रट के गए ना, तो उसमें से 8 से 9 पॉइंट ही याद रहेंगे। अगर 20 को बार बार रटा है, वो भी ऐसे नहीं कि 1-2 बार पढ़ लिया हो गया, रिवाइज किया होगा जब बार बार, तब जाके उसमें से 7 से 8 पॉइंट आपको याद रहेंगे। ये सीमा है हमारे माइंड की, इसको समझना है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को लेकर आपकी अच्छे से समझ हो गई होगी, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी टॉपिक को आपको किस तरह से तैयार करना है। एक टॉपिक पकड़ो, उसको तैयार करो, उसको उसी टाइम पे एक अच्छे तरीके से होलिस्टिक तरीके से रख लो। हाँ, होलिस्टिक तरीके का वर्ड मैं इसलिए कहता हूं कि यूपीएससी को ये नहीं है ना कि एक टॉपिक पर सिर्फ सीधा सवाल यही बन जाए, कई तरीके से सवाल पूछ सकता है। ईडब्ल्यूएस पर सवाल ईडब्ल्यूएस को लेकर पूछ ले, रिजर्वेशन को लेकर पूछ ले, या किसी और एंगल को यूपीएससी लेकर बीच में आ जाए, एथिक्स में। तो आपको क्या है, आप इसीलिए होलिस्टिक सोचेंगे उसको कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन सकता है, तो किस तरीके से सोचा जाए, है ना? रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल पूछ रहा है, उनको लेकर सोचो ना। सोच के जितने पर्सपेक्टिव बनते हैं उसको लेकर आंसर में लिख लो। तो यही एक रणनीति ये है जो आपको यूपीएससी में अपनानी है, और इससे आपकी सफलता को कोई नहीं टाल सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, 100% सुनिश्चित रहेगा अगर टॉपिक स्पेसिफिक रहोगे और अपनी तैयारी के पूरे जोन में स्पेसिफिक रहोगे, जब भटकोगे नहीं। आप कभी देखा है नहर का, जब कोई भी एक नहर होती है या नदी होती है, जब तक वो नदी उन अपने दायरे में रहती है जो उसकी सीमा है, तब तक उसको हम लोग खुशी से देखते हैं कि वाह नदी बह रही है। लेकिन जैसे ही वो अपना दायरा क्रॉस करती है तो क्या बोल दिया जाता है कि इस नदी की वजह से फ्लड आ गई। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कैसा वर्ड है, जबकि वो नदी है ना, उसने तो पानी पहुंचा है, लेकिन उसको शोक कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार उसमें फ्लड आती है ना? तो एक नदी या नहर जब अपना पानी, हमें भी उसी तरह स्पेसिफिक होके जाना है। कभी भी इधर जाएंगे तो भटक चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो भटक चले जाएंगे। हमें बोला जाएगा कि हाँ नदी में बाढ़ आ रही है, पानी बाहर आ रहा है। हमें एक लिमिटेड तरीके से स्पेसिफिक जोन से होते हुए अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए और यूटिलाइज करें अपनी तैयारी में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।